कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुंदर सी भारी जड़ाऊ काम की साड़ी पहने, पूरे श्रृंगार में, सर पर पल्लू लिए, स्नेह अभी मोह की गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठी ही थी कि कुछ शर्मा कर सिमटी हुई। ये पहली बार तो ना था, लेकिन कुछ था जो पहली बार था। भारी है साड़ी, अभी कोई नहीं, उतार दो पल्लू सर से, मोह धीरे से बोला था। नहीं, फिर वैसे बनता नहीं है और बाल भी खराब हो जाते हैं। वो भरी हुई चूड़ियों वाले हाथ सर पर पल्लू पर रख संभालती हुई बोली। अच्छी लग रही हो। मोह कुछ यूं बोला कि वो अदा से मुस्कुराई। लाल कुछ बड़ी बिंदी, जिस पर लगी हुई रोली, अक्षत की टीका, कुछ निकले हुए बाल, माथे पर सजा सिंदूर, बड़ी बड़ी झुमकी, और कभी यूं सब कुछ पहनना भी अच्छा ही लगता है। शादी के बाद आई हुई रंगत पर सजा हुआ ये गहनों और कुछ डार्क श्रृंगार क्या गजब लगता है। कितने भी बड़ी ब्यूटिशियन ये कुछ बिखरा सा, झिझकता, शर्माता हुआ रूप नहीं दे सकती। कुछ तो बात अलग होती है। और रूप सिर्फ उस पर ही नहीं आया था, उसके पतिदेव पर भी आया था। बेहद हल्की गुलाबी शर्ट, ब्लैक जींस, कलाई पर बांधी हुई घड़ी जिसमें वो लिपटा हुआ शादी के वक्त का कलावा, कुछ हल्की बड़ी हुई सेट बियर्ड, और माथे पर चमकता हुआ वो अक्षत लगा हुआ टीका जो दादी ने लगाया था। मोह सामने रोड पर देखता हुआ उसका दिल धड़का रहा था। क्या यही रूप उसके आगोश में था और होगा, सोचकर ही स्नेह का मुँह लाल हो उठा। कोई दिल से पूछे तो स्त्री के लिए सबसे अनमोल उसका पति ही होता है, भले ही लाख कमियां वो उसमें निकाले। और शायद कमियां भी इसलिए निकालती है क्योंकि उम्मीद है सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती है। और उस उम्मीद में अगर पति कुछ यूं पूरा हो जाए तो हाल कुछ स्नेह जैसा होता है। सुनिए, स्नेह को सोचकर बोली थी। बोलो ना, वो वैसे ही सामने देखकर बोला था। इधर तो देखिए। ना जाने क्यों वो धीरे से बोली। मैंने सोचा तुम देख लो मुझे अच्छे से। मैं देखता हूँ तो नज़रें झुका लेती हो ना फिर। वो पलटकर बोला तो स्नेह मुस्कुराई थी। जी ऐसा नहीं है। तो सामने से देखा करो ना, तुम्हारा ही तो हूँ। कभी कभी यूँ नज़र भर देख लेने से नज़र भी तो लग जाती है। वो अपने जवाब से फिर लाजवाब कर गई थी। मैं चाहता हूँ मुझे नज़र लगी तुम्हारी स्नेह, वो भी आज कम ना था। उसकी कलाई से होते हुए उसकी हथेली पकड़ता हुआ बोला था। अब इतनी जल्दी आने नहीं दूंगा। अगर मन होगा तुम्हारा तो आकर मिलवा ले जाऊंगा, साथ में आकर। मोह उसकी हथेली चूमकर बोला था। अब बताओ क्या कह रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है, वो सोखी से बोला था। कभी कभी यूं ही पुकारने का मन होता है आपको, तो नाम लेकर पुकारा करो। नहीं, मैंने कभी लिया है आपका नाम। सब कहते हैं पति की उम्र कम हो जाती है, फिर भी कभी तो पुकारा करो। वैसे एक बात तो है, तुम सब यूं इशारों से बुलाती हो तो कुछ अलग तो लगता है। वैसे एक बात बताओ, अब तो कोई ऐसी रस्म नहीं है जिसमें आज तुम मुझसे अलग रहोगी। नहीं, स्नेह कुछ मुस्कुराकर शर्म से बोली थी। होती तो आज युद्ध ही होता फिर। आज अलग नहीं रहोगी तुम मुझसे। और सुनो, आधी रात तक किचन में रहोगी। मुझे थोड़ा सा काम है, वो भी सिर्फ आधे घंटे का। उसके बाद मैं कमरे में बाद में आऊँगा, तुम पहले आ जाना। पर अच्छा नहीं लगता ना। मेरी बात मत काटो स्नेह, मैं बता रहा हूँ आज अगर कुछ भी तुमने ऐसा किया तो तुम भी सोच लेना। मोह धमकी देकर बोला। ये कंगन भारी हैं। मोह ये बात बोल कुछ देर रुक कर बोला। नहीं तो पहने रहना, मुझे पसंद है। और कुछ पसंद है आपको? वो भी पहने रहूंगी, उसने मासूमियत से बोली। और कुछ पहने रहने दूंगा मैं तुम्हें स्नेह। इतना सीधा तुम्हारे लिए तो नहीं हूँ मैं स्नेह। मोह बोला तो स्नेह का मन हुआ कि कहाँ घुस जाए। मुझसे कब तक शर्माओगी स्नेह? मुझे तो तुम्हारी इस रफ्तार से लगता है कि बुढ़ापे तक शर्माती ही रहोगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है। अब इधर देखो। नहीं, स्नेह ने सिर हिलाया था। अच्छा देखो, कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा जो मुँह लाल हो तुम्हारा। मोह बोला तो स्नेह ने बमुश्किल नज़रें ऊपर कर उसकी तरफ मुँह घुमाया। अच्छा एक बात बताओ, ये लिपस्टिक जो तुमने लगाई है और है तुम्हारे पास? जी, 2 और है इसी में की।
स्नेह मासूमियत से बोली, जैसे उनके पति देव को लिपस्टिक की दुकान डालनी हो और वो उसमें उनकी मदद कर रही हो। तो ठीक है, लगा लेना। बोलता हुआ वो गाड़ी में ब्रेक लगाता हुआ उस पर झुकता हुआ उसके लबों को समेट चुका था और स्नेह की चूड़ियाँ ब्रेक एकदम लगने के झटके से उसके कंधे पर खनकी थी। यूँ एकदम उसका ऐसे प्यार जताना भी स्नेह का सब इंतज़ाम खराब ही कर देता है, क्योंकि फ़िलहाल उसका बना बनाया पल्लू खराब हो गया था और बहुत कुछ भी। महकती हुई रातों और फिसलते हुए रंगों से दिन कुछ दिन और आगे बढ़ 1 महीना हो गया था स्नेहकला की शादी को। शर्माती झिझकती सबकी मदद करने वाली मोह की स्नेह आजकल हर किसी के कामों की आदत बन गई थी। विभा तो उसकी बहन ही थी, बाकी अब तो वो भी नीता और नीता की भी वो आदत में शामिल हो गई थी। ये नई नई शादी, उसमें शामिल कुछ जिम्मेदारियां, कुछ घर में सेटल होने की जद्दोजहद और कुछ दरवाजे पर हल्की आहट पर घूमती हुई नज़रों की खूबसूरती, क्योंकि उसके प्यारे पति देव की दस्तक आजकल जब मन होता है तब हो जाती है। स्नेह स्नेह, नीता जी उसे बुलाती हुई कमरे की तरफ आई। जी माँ, वो हाथ में लिए हुए कपड़े बेड पर दोबारा छोड़कर बोली। अरे देख लो जाकर, नीचे पद्मा दीदी ने ज्वेलर बुलवाया है, डिज़ाइन पसंद कर लो। अब घर की दुकान होने का कुछ तो फ़ायदा हो। और सुनो, एक चाय बना लो। तुम ना चाय ऐसी बनाती हो कि लगता है अमृत उतर रहा है गले के नीचे से। जी माँ, स्नेह हंसकर मुड़ते हुए बोली। अच्छा सुनो, ये तुम्हारा पति आजकल मुँह फुलाए क्यों घूम रहा है? लगाम कसो उस पर ज़रा। कुछ नहीं माँ, आप भी। वो उनकी बात सुन खिलखिलाई थी। आजकल इन बातों से उसका ताना बाना आम हो गया था, क्योंकि उसके पति की हरकतें ही ऐसी थी। देवरानी जेठानी तो छोड़ो, उसकी खुद की सास भी मौका नहीं छोड़ती थी। आज सुबह वो इस बात से नाराज हुआ था कि स्नेह उसका सारा सामान देकर नीचे तुरंत चली गई थी, क्योंकि उसे आज खीर बनानी थी। स्नेह जब नीचे आई तो आज हॉल में अनुज और विवेक लाइन में सबसे आगे बैठे ना जाने क्या कर रहे थे, और विभा और विनीता पीछे बैठी थी। उसके पास हैरान परेशान दुकान से आया हुआ एक सेल्समैन। स्नेह धीरे से उनके पास गई। दीदी, जीजाजी और भैया कुछ खरीद रहे हैं आप दोनों के लिए? कोशिश तो यही थी, पर अभी के लिए फेविकोल लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो डिज़ाइन हमने पसंद की, ये दोनों उस पर जाकर फैल गए और उसके 4 टुकड़े किए। अब फिलहाल जोड़ रहे हैं। सब सत्यानाश कर दिया। पता नहीं किसने कहा इनसे कि ये हमारी मदद करें। किसी ने नहीं कहा, हमारी बुद्धि घास खाने चली गई थी। जब कुछ ना हेल्प करो तो कहती हो कि रोमांटिक नहीं है, और अब कर रहे हैं तो ऐसे टॉर्चर कर रही हो। याद रखना, भगवान सब देख रहा है। अनुज चिल्लाया था। चिल्लाना बंद करो और इसे सही से जोड़ो, वरना आज रात का खाना सिर्फ खिचड़ी ही मिलेगी। जो किचन में पनीर पड़ा है ना, गोल गोल घुमाकर नचा दूंगी बाहर। स्नेह, विवेक बोला था। जी चाची, ये पक्का ना तुम्हारी ही बहन है? क्यों, तुम्हें शक है? विभा तुनक कर बोली। बिल्कुल, आंखें देखो अपने। जिन आँखों को देख मुझे कजरारे तेरे मोटे मोटे नैना गाना चाहिए। उन्हें देख मुझे अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो गाना पड़ता है। अच्छा मिलो आकर फिर मुझे कमरे में। अच्छा, आप लोग चाय पियेंगे? उन सब लड़ाई के प्रोग्राम को आगे बढ़ते देख स्नेह ने बोलना उचित समझा। हाँ, मेरे लिए 2 कप बनाना। अनुज तुरंत बोला। थर्मस भरो स्नेह और टांग दो इनके गले में, पीते रहेंगे चाय दिन भर। 2 कप पीनी है। विनीता उसकी नकल करके बोली। मैं चाय बना रही हूँ। स्नेह मुस्कुराकर बोलती हुई किचन की तरफ बढ़ी। हल्की सर्दी की दस्तक और आने वाले त्योहारों की रंगत, आजकल ये दिन बड़े प्यारे से लगते हैं। हल्की हल्की शाम कब रात में बदल जाती पता ही नहीं चलता। वो कुछ देर से ही आया था, सबका खाना हो चुका था, बस स्नेह ही बची थी। स्नेह धीमा सा मुस्कुराई थी मोह को देखकर। वो कमरे की मध्यम लाइट और बालकनी से आती सर्द सी हवा, जिसमें अभी गाड़ी की चाबी ड्रेसिंग पर रखता हुआ शर्ट के बाजू पलटता हुआ थका थका सा बेहद प्यारा लग रहा था। सुनिए, खाना लगा दूं? स्नेह धीमे से उसकी टी शर्ट निकाल उसे देते हुए बोली। रुख पर सुबह का रूठापन स्नेह को साफ साबित हो रहा था, पर यह भी मन को हर्षा ही जाता है।
प्रेम बड़ा अनूठा होता है। कभी कभी यूँ आपकी प्रेम पाने की लालसा से हुआ पति का रूठापन भी बड़ा नसीब सा लगता है। आजकल ये प्यार से रूठना ही तो गायब है, इसलिए शायद प्यार कहीं छिप सा जाता है जिम्मेदारियों और कर्तव्य के बीच। नहीं, और मुझसे मत बोलो, वो टी शर्ट लेता हुआ बोला था। नाराज़ हैं? वो उसके पीछे खड़ी होकर बोली। नाराज़ क्यों रहूँगा? सुबह खीर जो बनाई थी तुमने, बना लो खीर। और वो तो सुबह ही बन गई, खीर बनने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। ताना डायरी खुल गई थी, जिसका पहला ताना स्नेह के होठों पर मुस्कान ले आया था। पर मजाल है सर उठाकर उसने उसे महसूस होने दिया हो। तो और भी काम होंगे, वो कर लो, तुम सब काम कर लो, मेरा क्या है, सुबह जाता हूँ, रात को तो आ ही जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मुँह शर्ट निकाल टी शर्ट पहनते हुए बोला। जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें नहीं पता स्नेह? नहीं, होठ दांत से दबा सर झुकाए ही बोली। जानती थी ये बात सामने खड़े उसके पतिदेव का मुंह लाल कर देगा, और वही हुआ। बेड से उठाकर तकिया ऐसे नाचकर बालकनी में गया कि स्नेह की आंखें बंद हुई। आज ही मैंने तकिया कवर चेंज किए थे, उन्हें फेंक क्यों रहे हैं? स्नेह सफाई की देवी तुरंत तकिया उठाते हुए झाड़कर बोली। कल ट्रक भर तकिया चादर पर्दे ला दूंगा, सब आराम से चेंज करना 5-5 मिनट बाद, क्योंकि पति की तो तुम्हें पड़ी ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है, स्नेह उसी अंदाज में बोली थी जो मोह के दिल पर लगती थी। पर आज बंदा पिघला नहीं था, उल्टा लुक दिया था उसे। अच्छा सुनिए तो, अब मान जाइए ना, कल से आपके साथ ही नीचे जाया करूँगी। यादाश्त वापस आ गई स्नेह, अभी तो तुम्हें कुछ याद नहीं था, और क्यों मेरे साथ नीचे जाओगी? कल से तुम मेरे उठने से पहले ही नीचे चली जाना। आपसे जुड़ा कुछ भूलती हुई कहाँ हूँ मैं? स्नेह उसके करीब आकर उसके सीने पर उंगलियों से कुछ लिखती हुई बोली। थकी हुई आंखों में उतरी हुई खुमारी, जिसने वो रूठा सा रंग, हल्की बढ़ी हुई बियर्ड, ब्राउन टी शर्ट में बिखरा सा उसका वजूद हक से स्नेह का था। पता है प्यार की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? उसमें कोई डर नहीं होता। नाराज़गी कितनी भी बड़ी हो, हम यकीन से उसके हैं और वो हमारा है। रहने दो, नहीं मानूंगा मैं। मोह जिद्दी सा हुआ था। मेरी तरफ देखिए ना, स्नेह धीरे से बोली थी। नहीं, वो मुंह घुमाते हुए बोला था। सोच लीजिए, फिर आज कह रही हूँ, कल क्या पता। स्नेह, मोह मुड़कर उसे देख तेज बोला था, जैसे उसकी आगे की बात उसका दिल रोक लेगी। मैं वो नहीं बोल रही थी जो आप सोच रहे थे। उसने तुरंत पलकें उठाई थी। आप यूँ ना तकलीफ़ किया कीजिए, मैं जानती हूँ आपको वो सब बोलना मेरा पसंद नहीं। आंखों में आई गुस्से की सुर्खी देख स्नेह ने झट से हथेलियों में उसका चेहरा भरा था। क्यों मना रही थी वो यूँ? अब तक तो बदकर उसके नैनों से वो कब का सब कुछ भूल गया होता, पर स्नेह वाकई भोली ही थी। स्नेह की वो उठी हुई नज़रें झुकी थी, क्योंकि मोह उसके आगोश में सिमट चुका था। खाना नहीं खाएंगे? स्नेह धीरे से बोली थी। अभी नहीं, मोह भारी हुई सांसों से बोला था। तुमने खाया? मोह उसके गले से होठ रखकर बोला था। अभी नहीं, वो बोली ही थी कि उसकी खुमारी उतरी थी। खाती क्यों नहीं हो? मैंने कहा है ना, मेरे लिए ना रुका करो। हर काम तुम्हारा उल्टा क्यों होता है स्नेह? रोज़ तो खा लेती हूँ, आज नहीं खाया। क्यों? आज कौन सा उपवास था तुम्हारा? आधी रात तक आप गुस्सा हो गए थे आज मुझसे। दिन का ना सही, रात का खाना तो आपको मना कर खा सकती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। कितना भी नाराज़ हो जाऊँ, तुम खाना खा लिया करो स्नेह। मोह उसकी कमर पकड़ता हुआ उसके गालों पर होठ फिराकर बंद पलकों से बोला। फ़ोन भी नहीं किया आज आपने मुझे। ये मीठी सी शिकायत मोह का दिल ले गई थी। वो तो तुम्हें करना चाहिए था ना स्नेह। मैं नाराज़ था तो तुम मुझे मनाती, पर नहीं, तुम तो खीर के ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी ना दिन भर। वो उसके बालों को खोलता हुआ उसकी साड़ी के पिन पर आ चुका था। क्या बोलते रहते हैं? ड्राई फ्रूट्स ही डालती रहती हूँ क्या मैं? वो मैंने सोचा फ़ोन करूँगी तो आप और नाराज़ हो जाएंगे। बहुत अच्छा सोचा स्नेह, ऐसा करना, कल से मत सोचना। इतना अच्छा सोचती हो तो सारे अच्छे ख्याल कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। वो प्यार से ताना देकर बोला तो स्नेह मुस्कुरा उठी। अब भी गुस्सा है? कहाँ जाऊँगा तुमसे गुस्सा होकर? मैं जाने ही नहीं दूंगी आपको, स्नेह शर्मा कर बोली थी और उसका दिल बेकाबू कर गई थी।
मोह ने एक झटके से उसे गोद में उठाया था। वो शांत सी एकांत रात जिसमें बसी हुई उनकी मोहब्बत, वो शांत सी लयबद्ध हवा जिसका रुख सीधा उनके बेड पर आ रहा था। सुनिए, बालकनी का दरवाज़ा खुला है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान बंद हैं। मोह कुछ यूँ बोला कि स्नेह समझ गई कि आगे कुछ भी बोलना बिल्कुल भी बेबुनियाद है। जिस्म से फिसलती हुई उसकी साड़ी, बालों में होती हल्की चुभन, अक्सर वो मीठे से दर्द उसकी पलकें भिगो जाया करते थे, पर वो धीमे से बस मुस्कुरा ही दिया करती थी। जब मोह उसके आगोश से निकल उसके लाख बार बार मना करने के बाद भी उसके लिए खाना लाया करता, पहले उसे खिलाता फिर खुद खाता, मोहब्बत से भरकर उसे आगोश में समेट। जब वो उस पर अपना प्यार बिखेर नींद के आगोश में जाता तो स्नेह एक पल ठहर कर उसे ज़रूर देखती। धीमी सी सांसों की आवाज़, बिखरे माथे पर बाल, शांत सा चेहरा और गुलाबी हुए होठ, वो बस वही छवि आंखों में समेट पलकें बंद कर लिया करती थी बेहद प्यार से। इधर ईला आनो का सर फोन से ही फोड़ देने की हद तक उसे धमकी देकर लगभग 2 घंटे पहले ही सोई थी कि चादर खींच चुन्नू ने उसे हिलाया। क्या है? ईला झल्लाते हुए मुंह पर आए बाल पीछे कर बोली। उठो, स्टेशन जाना है। चुन्नू चप्पल पहने उसके सर पर खड़ा हुआ था। क्यों, तुम स्टेशन पर झाड़ू लगाने जाने लगे हो? बुआ आ रही हैं फूफा के साथ। महीने भर पहले बीपी लो हुआ था दादी का, तब का देखने अब आ रही हैं। ऊपर से फूफा को भी लेकर आ रही हैं। चुनमुन दांत की लसकर बोला। तो जाओ तुम, मैं नहीं जा रही, वो दोबारा लेटते हुए बोली। चलो साथ में, अकेले नहीं जाऊंगा मैं, फूफा बहुत पकाते हैं। चुनमुन दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हुए बोला। घर से निकाल दिए गए हो? चुनमुन और रीला दोनों जिस हालत में घर में घुसे थे, मोह ने उन्हें देखते हुए कहा। आज घर के सभी बड़े हमेशा की तरह मंदिर गए थे और सारी जनता घर पर थी, और उधर चुनमुन फिर भी ठीक था। नज़ारा तो ईला का था, पीला पैजामा, नीली टी शर्ट और कल के बंधे बालों का बेहिसाब प्यारा डिज़ाइनर जोड़ा। अभी कुछ मत बोलो जीजू, बहुत मूड खराब है मेरा। क्यों? सुबह सुबह जिस गली में पेपर बांटने गए थे वहाँ कुत्तों ने दौड़ा लिया? मोह फिर बोला, और चाय अनुज के गले में अटकी थी। कितनी बार कहा है, बोलने से पहले वार्निंग दिया करो, किसी दिन खाते खाते मेरी फ़ोटो टंग जाएगी दीवार पर। और क्या, वैसे भी आजकल ठंड भी बहुत है। विवेक तुरंत बोला। क्या कहना चाहता है तू? मतलब क्या है तुम्हारा कि ठंड में मैं मर गया तो तुझे दिक्कत है, इसलिए मैं गर्मी में मरूं? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने ऐसा ही कहा। अब मैं जब भी मरूंगा ठंड में ही मरूंगा। पागल वागल हो क्या? मरने का शौक है इस आदमी को। देखो, विनीता चाय पटकते हुए विभा से बोली। आप क्या मरेंगे जीजा, मरने का इंतजाम तो इसने हमारा किया है। ईला चुन्नू की तरफ देख कर बोली। मैंने क्या किया? मुझे नींद में अगर 5 के 6 दिखाई दिए तो मेरी कोई गलती नहीं है। अरे पागल, अगर ट्रेन का टाइम 5 बजे था तो 4 बजे उठता। 5 बजे कौन उठता है? फिर इतना ही सोच लेता, मोटी बुद्धि। मुझ पर मत चिल्लाओ। हुआ क्या है? मोह उनके चिल्लाने से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ उन दोनों के बीच आकर बोला। फूफा खुद ऑटो करके घर चले गए क्योंकि इसने घड़ी सुबह गलत देखी। आप सही कह रहे थे जीजू, घर से हम पक्का निकाले जाएंगे, वो भी बिना सामान के, क्योंकि फूफा पहुंच गए होंगे और ताऊ जी का दिमाग खाकर डकार मार उनके दिमाग की जगह पर डायनामाइट फिट किया होगा, जो कि अब हम पर फटेगा। गलती ना ऑटो वाले की है। अरे इतनी जल्दी उठकर पहुंच गया स्टेशन। अनुज ने बिना सर पैर की बात की तो मोह ने उसे आश्चर्य से देखा। किस्मत ही खराब है जीजा, ईला ने कहा। और बाल भी। मोह ईला के पास बैठकर बोला तो उसने झटके से गर्दन उसकी तरफ घुमाई। मुझे रोस्ट करना बंद कीजिए जीजू, वरना स्नेह को उठा ले जाऊंगी, ये बोल कर कि फूफा जी को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद है। धमकी मत देना, वरना घर पर बात करके आनो के साथ तुम्हारे राउंड राउंड करवा कर 2-4 साल के लिए तुम्हारा ही घर जाना बंद करवा दूंगा। आपको लगता है जीजा कि आपके उस सफ़ेद मुँह वाले दोस्त की हिम्मत है मुझे घर आने से रोकने की? ईला उसकी बात सुन सोफे के ऊपर पैर करके बोली। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ऐसा कहा कि मैं घर पर ये बोलूँगा कि तुमने पहले से ही कोर्ट मैरिज कर ली है। अब खुद समझ लो कौन तुम्हारा रास्ता रोकेगा। मोह पलट कर बोला तो ईला का मुँह खुला और स्नेह ने अपने पति देव की इतनी दूर की सोचने की हद की सुन गहरी सांस ली।
इसके लिए जो आपके ख्याल है जीजू वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे कोई मेरे लिए तो ख्याल नहीं न है जीजा। चुन्नू कूदता हुआ उसके पास आया। फिलहाल तो नहीं, पर ये बताओ कल तुम किस लड़की को आइसक्रीम खिला रहे थे कॉलेज के बाहर? वो उसके गले में हाथ डालकर बोला। तो चुन्नू को खांसी आई। जीजू वो तो मैं समाज सेवा कर रहा था। अच्छा कैसे? विवेक इंटरेस्ट से बोला। बेचारी बड़ी दुखियारी थी, कह रही थी डाइट के नाम पर उसके घर वालों ने उसे आइसक्रीम खाने नहीं दी, तो मुझे दया आ गई, ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाई बेचारी को, दुआ दे रही थी बेचारी। चुनमुन बोला तो खिलखिलाकर सब हंस पड़े और मोह ने उसके सर पर चपेट लगाई। अभी कार्यक्रम आगे बढ़ता उससे पहले ही घर के सब बड़े आकर उनके सर पर खड़े हुए तो उनके बेबुनियाद वार्तालाप वहीं समाप्त हुआ। सुनिए, स्नेह चुन्नू और इला को घर भेजकर कमरे में आई थी जहां अभी के लिए मोह तैयार हो चुका था। वो उसकी तरफ पलटा था। डार्क नीली झीनी सी साड़ी में लिपटी हुई स्नेह उसकी जान लिए हुए थी। मानी ये टिकट दिए हैं, हम कहीं जा रहे हैं क्या? स्नेह धीरे से बोली थी। हाँ, हमारे हनीमून पर, मोह बोला तो वो कुछ शर्मा सी गई। जी कुछ रुक कर चलें, मैं पूरे परिवार को लेकर नहीं जाऊंगा, वो तुरंत बोला। जी तो हम अकेले क्या करेंगे वहाँ जाकर? करके बताऊं या फिर बोलने से समझ लोगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके बताने में, वो उसे खींच बाहों में भर कर बोला और वो हमेशा की तरह सिमट गई थी। रहने दीजिए, मैं समझ गई, स्नेह सुर्ख हुई गालों से बोली। और शर्मा लो थोड़ा, मोह सोखी से बोलता हुआ उसके करीब हुआ था। सुनिए तो अभी करवा चौथ आ रहा है, मैं वो कैसे करूँगी? करवा चौथ मेरे लिए ही रखना है ना, तो मैं तो तुम्हारे पास ही हूँगा ना, अच्छे से देख कर रह लेना करवा चौथ वहाँ भी। मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं करूँगा, आगे टाइम नहीं मिलेगा मुझे फिर। ऐसे थोड़ी ना होता है, वो उसी अंदाज में बोली। ऐसे मत बोला करो, कसम से नीयत खराब हो जाती है मेरी। मोह उसकी साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोला। जी अभी नहीं, बहुत टाइम लगता है मुझे दोबारा तैयार होने में। स्नेह शर्माती लजाती उसके मन को पढ़कर बोली थी। तो साड़ी मत पहना करो, तो क्या ऐसे ही घूमूं? वो बिना सोचे बोली थी, जो सुनकर मोह मुस्कुराया था। ऐसे ही घुमाने के लिए तो मैं ले जा रहा हूँ तुम्हें कहीं दूर, कसम से क्या लगोगी? वो झुकता हुआ उसके गले को छूकर बोला। कुछ भी बोलते हैं, हटिए, सब मजाक कर रहे हैं मुझसे। नीचे इन टिकट को देखकर स्नेह रूठे हुए बोली। कैंसिल करवा देता हूँ फिर, जब जाना ही नहीं है मेरे साथ तुम्हें। मोह ना जाने क्यों उससे अलग हुआ था और स्नेह की पलकें उठी थी। ब्लैक शर्ट जिस पर ब्लैक ही जीन्स पहने वो दिलकश सा लग रहा था, ऊपर से उसके वो बिखरे हुए बालों और बियर्ड से सजा मुखड़ा और उस पर रूठे हुए रंग। उफ, यूं बात बात पर रूठना स्नेह का दिल मुट्ठी में भर लेता था मोह, पर उससे उसका वक्त चाहने की ये रूठी अदा स्नेह को ना जाने क्यों बड़ा प्यार आता था उस पर। नाराज हो गए क्या? मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास और भी बहुत काम है। मोह वाच उठाकर पहनता हुआ बोला। तो ठीक है, जब काम हो जाए तो आपसे बात करूंगी। वो होठों को दांतों से बीच दबाती हुई और ये बात कहते हुए मुड़ी थी। जानती थी ये बात कुछ और ही असर करेगी उस पर, और हुआ भी वही। वो तमतमाया सा तुरंत मुड़ा था। आजकल मुझे मनाते भी नहीं हो, वो बच्चों सा बोला तो स्नेह के होठ मुस्कुरा उठे। जी मैं तो पूछ रही थी कि क्या आप नाराज हैं? वो तुरंत पलटकर भोलेपन से बोली थी। मुझे बना रही हो? जी मेरी कहाँ वो हिम्मत। यूँ ना बोला करो स्नेह, सूट नहीं होता तुम पर। ऐसे ही बोल बोल कर सारे काम करवा लेती हो मुझसे, असर ही कहाँ होता है तुम पर मेरे नाराज होने का। मैं जाऊँगा हनीमून पर, और तभी जाऊँगा जबकि टिकट है। अपनी और मेरी पैकिंग कर लेना, और मैं नाश्ता नहीं करूँगा अभी, वो तेजी से बोला। काम सब बन जाए और नाराज़गी भी रह जाए। स्नेह उसकी बात सुनकर सर झुकाकर धीरे से बोली। कुछ कहा तुमने? नहीं तो, मैं तो बस पूछ रही थी महीने भर की पैकिंग करूं कि साल भर की? तुम्हें तो मैं, मोह उसकी तरफ तेजी से बढ़ा था। जी अभी नहीं, मुझे बहुत काम है, देखिए मुझे घर पर बात भी करनी है, मेरी करवा आएगी उस बारे में, और माँ से भी कि वो पूजा कैसे करती हैं, और पैकिंग भी। स्नेह जल्दी जल्दी बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, पर सब बेकार हुआ। अगले ही पल साड़ी के पल्लू उसके हाथ में था।
जाने दीजिए ना, स्नेह इल्तिजा कर बोली थी और मोह ने सर हिलाया था। वो फिसलती हुई उसके आगोश में थी, उसकी वो घनी सी पलकें भारी सी हुई थी। उसकी मोहब्बत का स्पर्श उसके हाथ पैरों से लेकर होठों तक को खामोश कर देता था। सुनिए, स्नेह उसकी मोहब्बत से भर भीगी पलकों से रस्क से बोली। मोह उसमें खोता हुआ बोला। जी कुछ नहीं। बस वो बोल ना पाई, वरना कहती कि एक उम्र कम सी लगती है तेरे रुखसार पर आई इस नाराज़गी में बसे प्यार को संभालने के लिए। सरिता, आरती लेकर आओ, राजा साहब और रानी साहिबा पधार रहे हैं। कुंती देवी, जिनकी नज़र गेट पर ही थी, इला और चुनमुन को आते देख उन्होंने आवाज़ लगाई। पास ही सोमवती बुआ आग में घी चम्मच के हिसाब से डालने के लिए बैठी थी और फूफा जी कुर्सी पर चुन्नू इला ठहरे एक नंबर के बेशर्म आकर जम गए उनके सामने। शर्माती है, कुंती देवी उन दोनों को देखकर झल्लाई। नहीं, और फूफा जी केले वेले नहीं लाए? अरे बोना से ही 4 मूंगफलियाँ ही डाल लेते खरीद कर, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, खा लेते चाय के साथ। ईला बोली तो चुन्नू ने उसकी बात का समर्थन कर मुंडी हिलाई। कहाँ है बच्चे? फूफा जी उछले थे। आपके सामने ही तो हैं, चुन्नू पलटकर बोला। तो इस हिसाब से बोरी खाड़ मूंगफली लाते, क्योंकि तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम दोनों तो बकासुर हो। सोमवती बुआ मौके पर चौका लगाकर बोली। सुपर्णखा का नाम सुना है बुआ? सारे राक्षस कुल की बुआ। अब वो कलयुग में मानव रूप में उतरेगी तो उसके भाई भतीजे टुच्चे मुच्चे राक्षस भी नहीं हो सकते भला? तुमने मुझे सुपर्णखा बोला? बुआ समझदार है। इला तुरंत पलटकर चुन्नू से बोली। अम्मा देख लो, एक तो ये दोनों किसी काम के नहीं, ऊपर से मुँह लगे हैं। सोमवती बुआ जोर से बोली तो कुंती देवी ने उन दोनों को घूरा। तुम दोनों को 2 दिन घर से बाहर जाने को नहीं मिलेगा और ये तुम दोनों की सजा है। कुंती देवी बोली तो उन दोनों ने आराम से उन्हें देखा तो कुंती देवी ने एक गहरी सांस ली। कम वक्तों पर असर भी नहीं होता किसी बात पर। राधा, सुनीता, सरिता, अरे कहाँ हो सब? दामाद जी को जलपान कराओ कुछ। और मेरी दवाई कहाँ है? कुंती देवी उठकर जाते हुए बोली तो सोमवती बुआ उनके पीछे हो ली। फूफा जी भी आराम से पैर पसारे। और फूफा, पिक्चर नहीं देखेंगे? आपकी फेवरेट लगी है? दादी के जाते ही चुनमुन नाराज फूफा के पास आकर जमा था। नहीं देखेंगे, क्या फ़ायदा, पता चले अकेले छोड़ दो हमें। अरे ना फूफा ना, प्यार करता हूँ आपसे, इसलिए एडवांस में पिक्चर टिकट ली है। मेहरारू हमारा आतंकवादी की 1 नंबर भोजपुरी मूवी है। चलो आप, फिर आपको मेवाराम की रबड़ी जलेबी भी खिलाऊंगा। नहीं नहीं, फूफा पहले तो खुश हुए, फिर कुछ याद आते ही बोले। तो ठीक है, टिकट ब्लैक में बेच दूंगा फिर। वो उठते हुए बोला। अच्छा रुको, वो पीछे से बोले। प्लान सक्सेस हुआ और चुन्नू पलटा शरारती मुस्कान लिए दादी की सजा की ऐसी की तैसी करते हुए। फूफा जी, भोजपुरी मूवी का टिकट और उसका बाहर जाने का टिकट एकदम कन्फर्म हुआ और ईला ने विक्ट्री साइन उसे दिखाया। सुबह शाम की हल्की सी सर्द सुकून सा लिए मौसम और स्नेह की व्यस्तता। 2 दिन बाद करवा चौथ था और उसमें उसे पैकिंग करनी थी सारी पूजा के सामान के साथ। पूजा की विधि की जानकारी वो नीता जी से पूछकर कागज़ पर लिख कर ले जा रही थी। आज रात की ही उनकी फ्लाइट थी। विनीता विभा के साथ खरीदारी करते हुए उसका कितना मन था ये पहला करवा चौथ सबके साथ मनाने का, पर उसके पति देव मजाल है एक शब्द भी बोल पाई हो वो इस बारे में। और फिर वो भी सही था, आगे की टिकट ही नहीं कंफर्म हो पा रही थी। स्नेह सब रख लिया? कमरे में आते ही विभा बोली थी। पीछे पीछे नीता भी थी। हाँ लगभग से दीदी, वो बोली तो विभा ने झट से एक जड़ाऊ साड़ी के साथ वो कुछ श्रृंगार उसके आगे किया। ये तो ताई जी की, हाँ माँ की साड़ी है। देखा कितना बड़ा धोखा दिया है उन्होंने मुझे। मेरी भी पहली करवा है, पर देखो अपनी सबसे अच्छी साड़ी तुम्हें दी है। विभा बुरा समूह बनाकर बोली तो स्नेह खिलखिला उठी। हंसो मत, मेरे लिए भी आई है, 5,000 की है। वो तुरंत बोली। क्या फ़ायदा, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगी, आप पहनेंगी तो। स्नेह उसे पैक करते हुए बोली। क्या बात करती हो यार, वीडियो कॉल है ना, और फिर वहाँ अपने पति देव के साथ मज़े भी तो लोगी। विनीता उसकी बात पर बोली तो स्नेह शर्माई थी।
चलो हटो, परेशान ना करो मेरी बहू को। नीता उन दोनों को मुस्कुरा कर डांट कर बोली तो स्नेह ने सर झुका लिया। अच्छा स्नेह, तुमने बताया नहीं कि सिर्फ साड़ियाँ ही रखी है या फिर कुछ और? माँ आप भी, स्नेह एकदम से बोली तो अब की विभा और भी नीता दोनों खिलखिला पड़े। मतलब हद थी, घर में कोई उसे छोड़ता ही नहीं, उसकी खुद की सास उसे सास जैसी लगती ही नहीं। पति के प्रेम पर जब उससे जुड़े रिश्तों का वजन होता है ना तो ज़िंदगी फूलों सी महक जाती है। जिसका हाथ पकड़ ज़िंदगी के रास्ते तय करने होते हैं ना, उसमें यूं भरे फूले रिश्ते पेड़ की छांव की तरह लगते हैं, जो एक ठंडी सुकून की हवा देते रहते हैं। आज समझ आया था उसे कि क्यों दादी हमेशा एक साथ रहने पर जोर देती हैं। खैर शाम होते होते स्नेह की सारी पैकिंग खत्म हुई थी। नीता जी ने बड़े प्यार से उसके लिए सरगी भी पैक कर दी थी। अनुज कब से तैयार बैठा था उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, पर फिलहाल अभी मोह तैयार नहीं था, क्योंकि दोपहर में घर आकर वो सो गया था। पिछले 2 दिन उसने रात दिन काम किया था। इन छुट्टियों के लिए तो आते ही सो गया था कुछ देर के लिए, जिसका सोते सोते 2 घंटा हो गया था। स्नेह, मोह भैया को उठाओ वरना लेट हो जाएंगे, विवेक नीचे से चिल्लाया। तो स्नेह तुरंत एक्शन में आई, जो कि अभी साड़ी पहने लगभग तैयार हो चुकी थी। बिखरे माथे पर बाल, शांत सा चेहरा जिस पर सजी हुई वो भीगी भीगी सी पलकें। वो तकिया पकड़े बेहद सुकून से सो रहा था। एक पल को उसने बढ़ा हुआ अपना हाथ रोक लिया, किस कदर प्यार आया था उस पर उसे। पर दूसरे पल ही घड़ी की सुइयों को देख उसने उसके बालों को छुआ बेहद प्यार से। सुनिए, स्नेह धीरे से बोली थी और मुंह हल्का सा कसमसाया। उठिए ना, देर हो जाएगी, आपने अभी चेंज भी नहीं किया है, स्नेह प्यार से बोली थी। और मोह ने उसकी बात सुन बोझिल आंखें खोली थी। सामने वो आसमानी शिफॉन साड़ी में खुले बालों को संभालती हुई मोह के सामने खड़ी थी। वो बढ़कर उसकी गोद में सर रख चुका था। क्या टाइम हुआ है? मोह उससे आती हुई सुकून की खुशबू महसूस कर बोला था। 6 बज चुका है, स्नेह उसके एहसास से सिमट कर बोली थी और अगले ही पल मोह ने उठकर उसे खींचा था। मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब इतना टाइम नहीं है कि दोबारा सब करूँ, और फिर अब आपको भी तैयार होना है, स्नेह जल्दी जल्दी बोली थी, जबकि मोह उसे लेकर बिस्तर पर गिर चुका था। कुछ खराब नहीं करूँगा और मैं तैयार नहीं हो रहा, जैसा हूँ वैसे ही चला जाऊँगा। मोह उसके बालों को संभालता हुआ उसके गले पर होठ रखकर बोला। चेंज नहीं करेंगे क्या? वो धीमी हुई आवाज़ में बोली थी, क्योंकि उसके वजूद का वो ठहरा हुआ प्यार उसकी सांसों को रोक रहा था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? मोह उसे अपने ऊपर लेता हुआ बंद आँखों से ही उसके गालों को छूता हुआ भारी हुई आवाज़ में बोला। तो स्नेह की झुकी हुई पलकें खुली थी। सवाल ही गलत था उसका, कह ही नहीं पाई थी कभी वो, क्योंकि शब्द जो कम मिलते थे उसे, वरना कहती कि ये उसका बिखरा सा रूप उसके इश्क से भी सुंदर था। हर नींद उसे इतना प्यारा कर देती कि कभी कभी उसका यूं होना स्नेह की आंखों के कोर भिगो देता। बोलो ना, मोह उसकी खामोश आंखों को खुद पर टिकी देख नसीली आंखें खोलकर बोला। चेंज कर लीजिए ना, क्योंकि यूं आपको कोई और देखे ये पसंद नहीं आएगा मुझे, स्नेह धीरे से सुर्ख हुई नज़रों से बोली थी और वो मुस्कुरा उठा था। इतना अच्छा लगता हूँ मैं ऐसे ही चलूँ? वो उसके सवाल के जवाब में सवाल करके बोली थी, तो मोह ने नज़रें उस पर टिकाई थी। कुछ ढलका हुआ पल्लू जिसमें लालिमा समेटे उसका वजूद, खुले बालों में गोल सा उसका छोटा चेहरा, बहती हुई आंखें और कुछ बिखरी हुई होठों की लिपस्टिक। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। मार डालूंगा मैं तुम्हें, मोह उसकी कमर पकड़ता हुआ खुद से कसकर सटाकर बोला। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो बोली तो वो उसकी बात का मतलब समझ खुलकर हंस दिया। फंसा लो मुझे अपनी बातों में। मैं कहाँ फंसा रही हूँ जी? अच्छा तुम चलो ना मेरे साथ, वहाँ ना चाय होगी तुम्हारी और ना सुबह का नाश्ता खाना, फिर बताऊँगा मैं तुम्हें कैसे फंसाती हो तुम मुझे। अब कपड़े दो मुझे, मोह उठता हुआ बोला। मैंने पहले ही निकाल दिए हैं, पहन लीजिए। उसके आगोश से आज़ाद होकर स्नेह बाल समेटते हुए ही बोली थी, तो मोह ने उसे लुक दिया था। मैं शर्ट पहनूंगा। वो निकाली हुई उसकी फुल टी शर्ट देखकर बोला।
जो निकाला है पहन लीजिए, मैं कपड़े पैक कर चुकी हूँ और अलमारी सेट कर चुकी, अब कुछ नहीं खराब करूँगी। स्नेह उसके पास से निकलती हुई बोली तो मोह ने उसे हैरानी से देखा। स्नेह, मैं ये नहीं पहन रहा, वो तेजी से बोला था। यही पहनेंगे आप? स्नेह शांति से बोली तो उसने मुंह बनाकर वो टी शर्ट खुद पर डाली थी। चलो, वो बालों को हाथों से बनाता हुआ आगे बढ़कर बोला था। सुनिए, स्नेह पीछे से बोली थी। अब क्या है? निकाल दीजिए, मैं निकाल रही हूँ शर्ट, वो भोलेपन से बोली और मोह मुस्कुराया। उसकी बीवी कोशिश करती है कि उस पर ऑर्डर चलाए, पर पता नहीं उससे हो ही नहीं पाता। अभी के लिए वो दोबारा अलमारी खोल मोह की शर्ट लिए खड़ी थी। बेहद प्यार आया था उस पर उसे। वो तो मौके भी देता है कि वो उस पर आंखें दिखाकर ऑर्डर चलाए, पर स्नेह, वो हर बार उससे हार कर एक कतरा और पागल कर देती है, जैसे वो अभी हुआ था। उसने दौड़कर उसे कसकर गले लगाया था। जान ले लो तुम मेरी, मोह उसके होठों को छूता हुआ बोला था और वो हमेशा की तरह शर्मा कर उसके सीने से लगी थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कुछ ही दिन बचा है मोह और स्नेह का साथ, फिर हम विदाई लेंगे इनके साथ से। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए, क्योंकि मोह और स्नेह और बाकी सब कैरेक्टर बहुत ही प्यारे हैं और आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि आप लोग उन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए कि कहानी में क्या चीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती हुई मैं और आप लोगों के लिए नया पार्ट बनाने की तैयारी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।